हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पार्ट 3। इससे पहले हम लोगों ने 2 पार्ट कर रखे थे, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ रखा था डिफरेंट मॉडल्स ऑफ एटम और उनके ड्रॉबैक्स की उनको क्यों नेग्लेक्ट कर दिया गया था। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ रखा था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं उन डुअल नेचर के होते हैं, दैट इज़ वो वेव लाइक भी बिहेव करते हैं और पार्टिकल लाइक भी बिहेव करते हैं। जब वो मैटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वो पार्टिकल लाइक बिहेवियर शो करते हैं, और जब वो वेव प्रोफिगेट करते हैं तो वो वेव लाइक बिहेवियर शो करते हैं। लास्ट में हम लोगों ने एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा भी पढ़ रखा था। आज हम उसी के आगे पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए देखते हैं इस पार्ट के अंदर हम लोग कौन कौन सा टॉपिक लेंगे। तो इस पार्ट के अंदर हम लोग लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे, बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम के बारे में पढ़ेंगे, हाइड्रोजन एटम के बारे में कुछ बोर्स के जो भी पोस्टुलेट्स थे वो देखेंगे, लिमिटेशन ऑफ बोर थ्योरी देखेंगे, डी ब्रॉगली रिलेशन जिसको डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी कहते हैं, और हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। तो एक एक करके सारे टॉपिक लेते हैं और बैक में जो हम लोगों ने पढ़ रखा है उसको भी एक बार रिवाइज करते रहेंगे। ठीक है, चलिए। तो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? तो सबसे पहले तो जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ रखा था हम स्पेक्ट्रम के बारे में, उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो जो आपका कंटिन्यूअस कलर प्रिज्म के थ्रू जो वाइट लाइट स्प्लिट होता है, तो जो 7 कलर मिलता है उसी को स्पेक्ट्रम बुलाते हैं हम लोग। थोड़ा बहुत पढ़ा था इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या था कि अगर वाइट लाइट को हम लोग पास करवाते हैं किसी सब्सटेंस के थ्रू, और जो ट्रांसमिटेड लाइट है, ट्रांसमिटेड वाइट लाइट है, उसको जब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं उसके स्पेक्ट्रम को, तो उसमें से कुछ फ्रीक्वेंसी की जो लाइट्स होती हैं वो मिसिंग होती हैं और बाकी रेस्ट आपको वहाँ पे नज़र आता है। तो ये था आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। दूसरा था इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम क्या था कि जो कोई एक्साइटेड सैंपल, यानी उसको हीट विट किया हो या उसको एनर्जी दी हो, तो एक्साइटेड सैंपल के थ्रू जो इमिट हो रही है रेडिएशंस या लाइट, उसको जब हम लोग ऑब्जर्व करते थे स्पेक्ट्रोग्राफ के अंदर, तो जो स्पेक्ट्रम हम लोग का मिलता था उसको हम लोग क्या बुलाते थे? इमिशन स्पेक्ट्रम बुलाते थे। ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी की लाइट यहाँ पे आपका मिसिंग था, उस फ्रीक्वेंसी की लाइट यहाँ पे आपको नजर आ रहा था, यानी जो मटेरियल ने जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब किया था उसी फ्रीक्वेंसी की लाइट को यहाँ पे इमिट कर रहा था। तो यही हम लोगों ने इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पढ़ रखा था। फिर हम लोगों ने देख रखा था कि 2 टाइप के स्पेक्ट्रम होते हैं, एक कंटिन्यूअस होता है और दूसरा लाइन स्पेक्ट्रम होता है। कंटिन्यूअस वाले में एक कलर दूसरे कलर में मर्ज होता है, जैसे कि रेनबो में होता है, और लाइन स्पेक्ट्रम में क्या था कि कंटिन्यूअस नहीं होता है, बीच बीच में आपको लाइन्स, डार्क लाइन्स नजर आती हैं, या फिर कलर्ड लाइन्स डार्क स्पेसेस के थ्रू सेपरेटेड होती हैं। तो ये हम लोगों ने पढ़ रखा था। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? यहाँ पे जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है उसको हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी बुलाते हैं। तो हर एक एटम का अपना इंडिविजुअल लाइन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता है। जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स में डिफरेंट फिंगरप्रिंट्स होते हैं, हर इंडिविजुअल का अपना खुद का फिंगरप्रिंट होता है। फिंगरप्रिंट के बेसिस पे हम लोग पता लगा सकते हैं कि कौन सा इंडिविजुअल है, या क्रिमिनल्स को पता लगाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिंगरप्रिंट्स। तो इसी तरह से हम लोग लाइन स्पेक्ट्रम देख के, एटॉमिक स्पेक्ट्रम देख के पता लगा सकते हैं कि ये स्पेक्ट्रम कौन से एटम का है। ठीक है, तो उसी तरह जो हमारा सबसे छोटा एटम है दैट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम यहाँ पे आप लोग को शो किया गया है। अब ये लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन है क्या कि जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दैट इज H2 मॉलिक्यूल को एक्साइटेड सैंपल है, ठीक है, यानी इसको जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के थ्रू पास करवाएंगे तो H2 मॉलिक्यूल किस में टूट जाएगा? हाइड्रोजन एटम में टूट जाएगा। तो इसने कुछ एनर्जी को एब्सॉर्ब किया होगा। अब इस एनर्जी को जब ये इमिट करना शुरू करेगा तो उसी का स्पेक्ट्रम हम लोग देखेंगे, और वही स्पेक्ट्रम जो है वो आपका लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपको डायग्राम दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे जो 1 है, अगर हम लोग एटॉमिक मॉडल थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं, क्या था? बीच में आपका न्यूक्लियस होता है और साइड में आपके ऑर्बिट्स होते हैं, और इसी ऑर्बिट्स में आपके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड करते हैं। तो जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है वहाँ पे जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n क्या हो जाता है? 1 हो जाता है।
सेकेंड ऑर्बिट को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उसका 2 हो जाता है, और ऐसे ही जैसे जैसे ऑर्बिट आपका बढ़ता जाता है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, हम लोग इन्फिनिटी तक उसको कंसिडर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे शो किया हुआ है इन्फिनिटी तक। तो ये जो n है जो यहाँ पे आप लोग को नजर आ रहा है 1 2 3 करके, ये क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यानी न्यूक्लियस ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये जो है ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट है, ये आपका सेकंड ऑर्बिट है, ये आपका थर्ड ऑर्बिट है एंड सो ऑन, इस तरह से आपका ऑर्बिट गया है। तो सपोज अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, ठीक है, इनिशियली फर्स्ट ऑर्बिट में था, उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की और वो हायर ऑर्बिट में चला गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। एक्साइटेड स्टेट में मतलब ज़्यादा एनर्जी स्टेट में जब कोई चीज़ चली जाती है तो बोलते हैं उसे। जब वहाँ से वो लोअर एनर्जी स्टेट में आया तो उसने क्या किया, रेडिएशन इमिट करना शुरू किया। ठीक है, ये लास्ट टाइम पे भी पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो वो हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं या फिर दूसरे ऑर्बिट में चले जाते हैं, और जब वो बाहर वाले ऑर्बिट से अंदर वाले ऑर्बिट की तरफ आते हैं तो क्या करते हैं, वो एनर्जी को इमिट करते हैं। यही हम लोगों ने देखा था, थोड़ा सा देखा था, अभी आगे में और डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है, ठीक है, तो एनर्जी को इमिट करता है, उसी का स्पेक्ट्रम हम लोग को पता चलता है। और यही जो एनर्जी इमिट करता है, इसी का जब हम लोग फ्रीक्वेंसी पता लगाते हैं, देखिए जो यहाँ पे एनर्जी की वैल्यूज दे रखी हैं कि किस तरह से अगर फर्स्ट एनर्जी लेवल में आएगा तो कितनी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी, कितनी फ्रीक्वेंसी की एनर्जी इमिट करेगा। ठीक है, तो इसी बेसिस पे ये सीरीज यहाँ पे आप लोग को दे रखा है। पहली है आपका पहला सीरीज है आपका लाइमन, देन आपका बाल्मर, पाशन। इनका जो नाम रखा गया है वो जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उसके बेसिस पे रखा गया है। बाल्मर सीरीज होता है वही आपका एक विजिबल रीजन में आता है, बाकी सारी जो सीरीज हैं वो आपका विजिबल रीजन में नहीं आती हैं, वो या तो यूवी में आएगी या फिर इंफ्रारेड में आती हैं। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, उस फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे हम लोग पता लगाते हैं कि कौन से रीजन में आ रही है, यूवी में आ रही है या फिर अल्ट्रावायलेट में आ रही है या फिर विजिबल में आ रही है। ठीक है, तो ये पूरा एक टेबुलर फॉर्म में दे रखा है, जितने भी लाइन स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन की। लाइमन का दे रखा है, लाइमन के लिए हम लोगों ने अभी पीछे में देख रखा था कि जब n = 1 होता है, यानी सबसे फर्स्ट लेवल में आता है किसी ऊपर वाले लेवल से, ठीक है, तो वो किसी से भी आ सकता है, सेकंड से भी आ सकता है, थर्ड से भी आ सकता है, इन्फिनिटी से भी आ सकता है। तो जब फर्स्ट लेवल में आता है तो वो आपका लाइमन सीरीज में कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए वहां पे n1 की वैल्यू 1 है और n2 की वैल्यू 2 3 4 5 कितनी भी हो सकती है। फ्रीक्वेंसी जब मेजर करते हैं तो वो किस रीजन में पड़ती है, तो वो अल्ट्रावायलेट रीजन में पड़ती है। दूसरा सीरीज जो है वो बाल्मर सीरीज है। बाल्मर सीरीज में जो सेकेंड एनर्जी लेवल है आपका, ठीक है, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल था, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो सेकंड एनर्जी लेवल में थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से, सिक्स से, जिससे भी आती है, ठीक है, सेकंड के बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, जिससे भी आता है उसको विजिबल रीजन में कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो ये बाल्मर सीरीज हो गया आपका। इसी तरह पास्चन में क्या है, n1 की वैल्यू 3 है, n2 की वैल्यू 4 या फिर 5 है, ये इंफ्रारेड में आ जाएगा। ब्रैकेट का n1 की वैल्यू 4 है, यानी फोर्थ वाले में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वाले में जब आता है वो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से फोर्थ ऑर्बिट में आएगा तो हम लोग ब्रैकेट वाली सीरीज उसमें हम लोग को ऑब्टेन होगी, जो कि इंफ्रारेड रीजन में होगी। इसी तरह फंड भी है, वो n1 = 5 यानी फिफ्थ ऑर्बिट के लिए होगा। तो ये जो आपका पूरा टेबुलर फॉर्म में दे रखा है ये आपको याद करने लायक है। ठीक है, याद भी तो ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, बस ये रीजन आपको स्पेक्ट्रल रीजन याद करने पड़ेंगे कि लाइमन सीरीज कौन से स्पेक्ट्रल रीजन में पड़ता है, बाल्मर कौन से में पड़ता है, पास्चन किस में पड़ता है, ब्रैकेट इंफ्रारेड में, फंड इंफ्रारेड में, बस इतना आप लोग को याद रखना है। और n1 और n2 की वैल्यू याद रखना है। इस पे क्वेश्चन से आ जाते हैं कि विजिबल रीजन में कौन से सीरीज आता है, तो आपको बाल्मर सीरीज कौन से रीजन में पड़ता है, तो आपको पता होना चाहिए बाल्मर सीरीज जो है वो विजिबल रीजन में पड़ता है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन का है। नेक्स्ट देखते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक कॉमन सा फॉर्मूला दिया गया, दिस वन, जिससे कि हम लोग वेव नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी स्पेक्ट्रल लाइंस हैं उसका वेव नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या है फॉर्मूला, 109677। ठीक है,
1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। n1 क्या है, n2 क्या है, अभी पीछे में हम लोगों ने देख रखा था। जहाँ पे n1 की वैल्यू 1 है तो वो कौन सी सीरीज हो जाएगी, वो आपकी लाइमन सीरीज हो जाएगी। अगर n2 की वैल्यू 2 है तो वो बाल्मर सीरीज हो जाएगी, एंड सो ऑन। इसी तरह n1 की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी वो आपका सीरीज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो 109677 सेंटीमीटर इनवर्स है, इसको रिडबर्ग कांस्टेंट बुलाते हैं। यहाँ पे देख लीजिए n1 की वैल्यू आपकी 1 2 3 एंड सो ऑन हो सकती है, n2 की n1 में एक ऐड करके ही आपको देना है वहाँ पे। ठीक है, अब नंबर ऑफ इमिशंस लाइन, यानी अगर नंबर ऑफ इमिशंस लाइन, अगर यहाँ पे 1 है ये, ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट है, और ये आपका सेकेंड ऑर्बिट है, तो सेकेंड ऑर्बिट से अगर फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है तो कितनी लाइंस वहाँ पे, नंबर ऑफ लाइंस आपको ऑब्जर्व वहाँ पे आप लोग करेंगे। तो ये इस फॉर्मूले के थ्रू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, n2 माइनस n1। अगर इसके लिए हम लोग ये जो भी डिवीजन यहाँ पे जो देख रखे हैं हम लोग ट्रांजिशन, इसके लिए कैलकुलेट करें तो n2 कितना है, 2 माइनस 1, ऊपर में वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, n2 2 माइनस 1 1 प्लस 1 2, तो मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। यानी जब n इक्वल टू 2 है और n इक्वल टू 1 है, जब 2 से 1 में ट्रांजिशन हो रहा है तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइन आपको वहां पे नजर आएगी, 1 स्पेक्ट्रल लाइन नजर आएगी। कौन से सीरीज में, तो n आपका क्या है, 1 है, तो लाइमन सीरीज में नजर आएगी। इसी तरह हम लोग बाकी सबके लिए भी इमिशन लाइंस कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब ऑन द बेसिस ऑफ जो भी कैलकुलेशन हुआ था उसके बेसिस पे बोर ने एटम का मॉडल दिया था। क्या मॉडल है वो पढ़ लेते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड रेडियस एंड एनर्जी कॉल्ड ऑर्बिट्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, जो एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, और उनका रेडियस जो होता है वो फिक्स होता है, और उसकी एनर्जी, वो जो ऑर्बिट होती है उसकी एनर्जी भी फिक्स होती है। ठीक है, और इसको हम लोग, जो सर्कुलर पाथ है, इसको हम लोग ऑर्बिट बुलाते हैं। रदरफोर्ड ने भी कुछ इसी टाइप का दिया था, लेकिन रदरफोर्ड ने क्या दिया था कि न्यूक्लियस है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं। अब ये जो सर्कुलर पाथ है इसकी एनर्जी फिक्स्ड है या नहीं ये नहीं बता रखा था, क्वांटाइज है या नहीं ये नहीं बता रखा था। तो सर्टेन जो एनर्जी लेवल है उसकी फिक्स्ड वैल्यू है, और उन्हीं सर्टेन एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। As long as the electron revolve in a particular orbit, they can neither gain or nor lose energy. Such orbits are called stationary orbits or states. जब तक एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है, जब तक एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में घूम रहा है, ना तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा और ना ही वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। उसकी एनर्जी भी उस ऑर्बिट की एनर्जी के बराबर होगी, फिक्स्ड होगी। ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल में क्या था कि चार्ज पार्टिकल है, अगर वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो वो कंटिन्यूअसली एनर्जी को एमिट करेगा, बट बोर्स मॉडल में ये नहीं है। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन कैन अब्सॉर्ब एनर्जी टू जम्प टू हायर एनर्जी स्टेट फ्रॉम द लोअर। अगर इसको हायर, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो जो फर्स्ट वाला ऑर्बिट में रहता है उसका सबसे एनर्जी कम होता है, आगे में बताएंगे क्यों कम होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ से लोअर से इसको हायर में जंप करना है तो क्या करेगा, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और हायर में जंप कर जाएगा। दूसरा है द इलेक्ट्रॉन एमिट एनर्जी वाइल मूविंग फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर। अब उसको हायर से लोअर में आना है तो क्या करेगा, वो एनर्जी को एमिट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड बिटवीन टू स्टेशनरी स्टेट इज गिवन बाय, ये फॉर्मूला है आपका। जो भी फ्रीक्वेंसी है, दो एनर्जी स्टेट, जो भी एनर्जी स्टेट है उसके बीच में ट्रांजिशन हो रहा है, तो वॉट एवर द फ्रीक्वेंसी रिलेटेड टू दैट विल बी गिवन बाय चेंज इन एनर्जी डिवाइडेड बाय एच। एच क्या है आपका, प्लैंक्स कांस्टेंट है। ठीक है, लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देख रखा था। तो चेंज इन एनर्जी क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो इस तरह से हम लोग फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। The angular momentum of an electron in a given stationary state is given by me, ये मास है इलेक्ट्रॉन का, v वेलोसिटी है, r रेडियस है, इक्वल टू
NH/2 पाई, NH/2 पाई के थ्रू हम लोग दे सकते हैं। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन में जाता है तो जो भी मोमेंट उसके अंदर होता है उसको हम लोग लीनियर मोमेंटम बुलाते हैं। कैसे देते हैं, P=mv के थ्रू देते हैं, राइट। अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो वहां पे एंगुलर या सर्कुलर मोशन हो रहा है तो वहां पे आपका एंगुलर मोमेंटम होता है, जिसको हम लोग mvr के थ्रू देते हैं, ठीक है। अब ये फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करना है वो आप लोग फिजिक्स वाले में देखेंगे। अब द एंगुलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन स्टेशनरी स्टेट, अब ये फॉर्मूला है, एंगुलर मोमेंटम इस तरह से दिया जाता है। अब इस फॉर्मूले से क्या पता चलता है, यहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 है। इस फॉर्मूले से क्या पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली ऑन दोज ऑर्बिट फॉर विच एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। अगर h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है, ठीक है, मोमेंटम जो है वो h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है। इंटीग्रल मल्टीपल यानी 1 2 3, ये 1.2 या फिर 1.5 इस तरह से नहीं होना चाहिए, एक फ्रैक्शन में नंबर नहीं होना चाहिए। तो उसका जब इंटीग्रल मल्टीपल है तभी वो उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है। अगर यहाँ पे 1.5 h/2 पाई वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब इसमें रिवॉल्व नहीं करेगा। नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए। अब उसी बेसिस पे हाइड्रोजन एटम के लिए या फिर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए बोर मॉडल क्या था। हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसे एलिमेंट्स या आयंस जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो। तो ऐसे कौन से हो सकते हैं, जैसे He+ हो गया आपका, इस पे सिर्फ अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम में प्लस साइन है यानी एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो हीलियम पे कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, सिर्फ एक रह जाएगा। इसी तरह Li2+ है, Li2+, इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो बचे कितना, एक इलेक्ट्रॉन बचा, ठीक है। तो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज या हाइड्रोजन के लिए किस तरह से दिया जाता है, द स्टेशनरी स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नंबर्ड n = 1 2 3 कॉल्ड एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब n की वैल्यू 1 2 3 होती है, उनको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। स्टेशनरी स्टेट बोल रहे हैं क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो फिक्स है। सेकेंड है द रेडियस इज गिवन बाय, अब रेडियस जो भी आपका ऑर्बिट है उसका रेडियस किस तरह से दिया जाता है, तो Rn = n² A0/z। यहाँ पे A0 की वैल्यू है 52.9 पिकोमीटर, Z आपका एटॉमिक नंबर है और n आपका नंबर ऑफ ऑर्बिट है, कौन सा, सेकंड, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। अगर n की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, n की वैल्यू 2 है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक तरह से ये पिकोमीटर 52.9 पिकोमीटर, ये आपका कांस्टेंट है। पिकोमीटर आपका क्या होता है, 10⁻⁻12 मीटर = 1 पिकोमीटर, वैल्यू याद करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एनर्जी ऑफ स्टेशनरी स्टेट इज गिवन बाय, स्टेशनरी स्टेट यानी जो भी फिक्स्ड ऑर्बिट है उसकी एनर्जी किस तरह से दी जाती है। तो यहाँ पे जो एनर्जी दी गई है ये हाइड्रोजन एटम के लिए दी गई है, ठीक है। तो RH 1/n2 n² जूल, तो ये एनर्जी है, इसकी वैल्यू RH जो है वो रिडबर्ग्स कांस्टेंट है फॉर हाइड्रोजन। यहाँ पे En दे रखा है -2.8 × 10⁻18 1/n²। अब n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन हो सकती है, 1.5 या 1.2 नहीं है। तो दिस इज ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है। अब हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए क्या है, जहाँ पे 1/n² हम लोगों ने लिख रखा था, अब 1 को हटा के वहाँ पे हम लोग Z² कर देंगे, ठीक है। तो Z क्या है, आपका एटॉमिक नंबर है। तो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 1 है, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन में भी 1 इलेक्ट्रॉन था और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज में भी इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है, 1 है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि उसका एटॉमिक नंबर जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा है। तो अगर यहाँ पे हीलियम He+ का होगा, He+ का होगा तो Z की वैल्यू हम लोग क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, और उसके थ्रू हम लोग उसका एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी ऑर्बिट के लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड जिसके लिए भी कैलकुलेट करना हो, ठीक है। अभी ये जूल पर एटम में है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में दे भी रखा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब ये भी आप लोग को इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल के बीच में पता होना चाहिए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट =
1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है वैल्यू। नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। अब जो चेंज इन एनर्जी है वो कैसे देंगे? चेंज इन एनर्जी यानी आपका डिफरेंट ऑर्बिट है, सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आया, तो यहाँ पे एनर्जी कुछ और थी, यहाँ पे उसकी एनर्जी कुछ और है। ठीक है, यहाँ पे हायर एनर्जी में था, यहाँ पे वो लोअर एनर्जी में है। तो वॉट एवर द चेंज इन एनर्जी इज देयर दैट इज डेल्टा ई, वो हम लोग किस तरह से, और इसी एनर्जी का रेडिएशन इमिट कर रहा होगा वहाँ पे। ठीक है, जो भी यहाँ पे चेंज है एनर्जी में उतने ही एनर्जी का रेडिएशन इमिट कर रहा होगा। तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो चेंज इन एनर्जी इज गिवन बाय ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। तो यहाँ पे हम लोगों ने स्टेशनरी स्टेट का देखा था, -RH/n का स्क्वायर करके था, तो फाइनल है तो NF का स्क्वायर माइनस ये इनिशियल वाले का स्क्वायर। अब इसको जब हम लोग रीअरेंज कर लेंगे तो हमको ये वैल्यू मिल जाएगी, RH 1/NF का स्क्वायर, ये इनिशियल कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1 फाइनल का स्क्वायर, तो ये इसका फाइनल इक्वेशन हो गया। तो अब कभी भी किसी भी क्वेश्चन में पूछा जाए कि ये ट्रांजिशन हो रहा है और एनर्जी कैलकुलेट करना है या चेंज इन एनर्जी कैलकुलेट करना है, तो डायरेक्ट फार्मूले में रख दीजिए 2.18 इंटू 10⁻⁻18 ब्रैकेट में 1/ni। ni यहाँ पे क्या है? इनिशियल माइनस फाइनल है। ठीक है, तो डायरेक्ट फार्मूले में रख के हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं एनर्जी ऑफ एनी ट्रांजिशन। नेक्स्ट देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ बोहर थ्योरी। अब बोहर ने भी अपने पोस्टुलेट्स के बेसिस पे अपना मॉडल दे दिया था एटम का, लेकिन कुछ लिमिटेशंस उसकी भी थी। अब वो क्या लिमिटेशंस थी उसको देखते हैं। could not explain spectrum of multi-electron species, multi-electron atom। अब हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए या हाइड्रोजन के लिए तो बता दिया था, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए जैसे कि He+, हीलियम प्लस या फिर Li, लिथियम 2+, उसके लिए बता दिया था। लेकिन अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है तो उसके लिए कैसे बताया था, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, could not explain Zeeman and Stark effect। अब ये दोनों क्या होता है बाद में बताते हैं। could not explain एबिलिटी ऑफ एटम टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, एटम किस तरह से मॉलिक्यूल बनाते हैं इसको भी नहीं बता पाया था। ठीक है, तो ये इसके लिमिटेशंस थे। अब जीमन और स्टार्क इफेक्ट क्या है? जीमन क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो स्पेक्ट्रल लाइंस अभी हम लोगों ने देख रखी थी ट्रांजिशन की वजह से, तो वो स्प्लिट हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में जब स्प्लिट होती है तो उसको जीमन इफेक्ट कहते हैं। जब इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो उसको हम लोग स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये लिमिटेशंस है बोहर थ्योरी की कि इट इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। देन आपका जीमर और स्टार्क इफेक्ट नहीं बता पाया था, और ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि एटम्स मॉलिक्यूल में किस तरह से कन्वर्ट होते हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट लीडिंग टूवर्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। जो फाइनल मैकेनिकल मॉडल था, फाइनल एटॉमिक मॉडल था, वो आपका क्वांटम मैकेनिकल मॉडल था। तो कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हुए थे आपके फिजिक्स में जिसकी वजह से क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की तरफ साइंटिस्ट बढ़े थे। कौन से डेवलपमेंट है? डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा था। जो मैटर है, रेडिएशंस ने डुअल बिहेवियर शो कर रखा था, यानी वेव नेचर के भी थे और पार्टिकल नेचर के भी थे। ये हम लोगों ने पीछे वाले पार्ट में और अभी तक देखते आए हैं कि जो रेडिएशंस होते हैं वो डुअल नेचर के होते हैं, यानी वेव नेचर के भी होते हैं और पार्टिकल नेचर के भी होते हैं। अब मैटर भी इस तरह की क्वालिटी शो करता है। मैटर के भी डुअल नेचर होता है, वो पार्टिकल की तरफ भी बिहेव कर सकता है और वो वेव की तरह भी बिहेव कर सकता है। ठीक है, तो डुअल बिहेवियर। दूसरा था हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब वो भी देखते हैं। इन दोनों कॉन्सेप्ट की वजह से ही क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की तरफ थोड़ा डेवलपमेंट हुआ, उसकी तरफ साइंटिस्ट बढ़ पाए। ठीक है, तो डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, जिसमें कि हम लोग डी ब्रॉगली रिलेशन या फिर डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी पढ़ते हैं। क्या है ये? डुअल नेचर ऑफ मैटर बताता है डी ब्रॉगली रिलेशन। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, E इक्वल टू mc स्क्वायर, रिलेटिविटी का फॉर्मूला है E इक्वल टू
mc²। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। प्लैंक्स क्वांटम के थ्रू हम लोगों ने देख रखा था एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू। अब यहाँ पे जो दोनों एनर्जी है इसको हम लोग इक्वेट कर सकते हैं mc² इक्वल टू एच न्यू। अब न्यू के लिए हम लोगों ने देख रखा था, न्यू क्या होता है आपका c/λ होता है। न्यू हम लोग c/λ से रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो यहाँ पे हम लोग न्यू को रिप्लेस कर देंगे c/λ से, ठीक है। तो mc² इक्वल टू h c/λ। अब इसको जब रीअरेंज कर लेंगे हम लोग तो लैम्डा को इधर भेज के वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं h/mc, ठीक है। तो c तो यहाँ पे क्या था आपका, लाइट क्या था, लाइट का यहाँ पे वेलोसिटी था, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है। अब उसको अगर पार्टिकल की वेलोसिटी से रिप्लेस कर देंगे तो लैम्डा इक्वल टू h/me। तो ये आपका डी ब्रॉगली रिलेशन हो गया या फिर डी ब्रॉगली वेवलेंथ हो गया। तो इस पे क्वेश्चंस आते हैं, छोटा सा फॉर्मूला है लैम्डा इक्वल टू h/me। तो इस पे डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करके ही कैलकुलेट करने के लिए छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो इससे पता क्या चला आपका कि जो मैटर होता है वो आपका वेव नेचर का, अब देखिए यहाँ पे मैटर का मास दिया हुआ है और वेव लैम्डा किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, वेवलेंथ को। तो वेवलेंथ भी एसोसिएटेड विद दैट पार्टिकल और दैट मैटर दे रखा है। तो ये दोनों रिलेशन दिया हुआ है कि मास भी है और उसका वेवलेंथ भी है, ठीक है। सो ये आपका ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर शो कर रहा है। नेक्स्ट है हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, क्या है, इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट द पोजीशन एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉन का किसी ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो उसका एग्जैक्ट पोजीशन और एंगुलर मोमेंटम एक ही टाइम पे कैलकुलेट करना मुश्किल है। या तो उसका पोजीशन बता सकते हैं या फिर एंगुलर मोमेंटम बता सकते हैं। तो यही आपका हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट द पोजीशन एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। ये पॉसिबल नहीं है कि आप उसका पोजीशन और एंगुलर मोमेंटम दोनों एक साथ बता सको, एग्जैक्ट बता सको, ठीक है। तो इसके लिए जो इक्वेशन है वो क्या है, डेल्टा x दैट इज फॉर पोजीशन, ठीक है, एंड डॉट डेल्टा p इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। अब यहाँ पे जो p है दैट इज मोमेंटम है, उसको m डेल्टा v से रिप्लेस कर दिया गया है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला डेल्टा x डॉट m डेल्टा v ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। अब m को जब अपोजिट साइड में भेज दिया तो आपका ये फाइनल फार्मूला हो गया हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, कि जो पोजीशन है और या उसकी वेलोसिटी, मोमेंटम यानी रिलेटेड टू वेलोसिटी ओनली, mv होता है ना, तो मास तो आपको पता रहता है, इलेक्ट्रॉन का सबका मास आपको पता है। तो पोजीशन और उसका एंगुलर मोमेंटम यानी उसकी वेलोसिटी एक साथ पता लगाना इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और हम बहुत जल्द आपके लिए नेक्स्ट पार्ट भी लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।